हुकूमत का पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद का मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मामला, इदारे की आज़ाद हैसियत और तकरीम को कायम रखना ज़रूरी होता है। 2 जजेस के इख्तलाफी नोट ने इबाहम दूर कर दिया। फुल कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और दीगर मामलात की तशरीह करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद का मामला, सुप्रीम कोर्ट में नई तारीख के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। इलेक्शन कमीशन और विफाक समेत मुतल्लिका फरीकों को नोटिस। पुरअमन इलेक्शन के लिए हुकूमती जमातों और तहरीक इंसाफ से यकीन दहानी तलब। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हालात का साजगार होना जरूरी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। मुल्क में फितना और इंतशार इमरान नियाजी का एजेंडा, जिसने भी इसकी सहूलतकारी की, बदनामी और रुसवाई उसका मुकद्दर बनी। इस शैतानी खेल की हौसला अफजाई करने वाला उसका हिस्सा तस्वुर होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना इंतकामी फैसले और गवाहियां आवाम के सामने लाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी। बड़ी तादाद तारीखी पैकेज से मुस्तफीद हो रही है। हुकूमती इक़दामात पर इजहार तशक्कुर। यूटिलिटी स्टोर्स पर विफाकी हुकूमत का 5 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज। आटा, घी, चावल, दालें, चीनी समेत 19 जरूरी अशिया पर सब्सिडी। रिलीफ पैकेज ईद उल फितर तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मुफ्त आटे की सप्लाई भी जोरों शोर से जारी। ने 14 जुलाई 2022 को बलूचिस्तान के इलाके वर्चूम ज़ियारत के मकाम पर जाम शहादत नोश किया। घर बार भी नहीं याद रहता उसको। मकबूज़े कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगी अचीरन। काबिज फौज की सैर और इफ्तार के औकात में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात अमरीकी खारजा पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। वो बाइडन इंतजामिया के लिए बात नहीं करते। ज़ल्मे खलीलजाद एक शहरी है। सोशल मीडिया पर कोई भी सरगर्मी, तबसरे और ट्वीट्स उनका निजी मामला है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की वजाहत। मोदी सरकार का रिटायर्ड भारतीय फौजियों से भी धोखा। इंतखाबात से कबल फौजियों से एक रैंक एक पेंशन का वादा। जनरल वीके सिंह समेत कई रिटायर्ड जनरलों और फौजियों ने बीजेपी को वोट डाला। मोदी ने इख्तिदार मिलते ही आंखें फेर लीं। रिटायर्ड फौजियों का एहतजाज। सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन की बस को हादसा, 20 अफराद जाँ बहक, 29 शदीद जख्मी। हादसा असीर रीजन में उकबा के मकाम पर पेश आया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बस हादसे पर दिली दुख और रंज का इजहार। हादसे में जहाँ बहक होने वाले अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ। आज से बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। चारों सूबों खिताए पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 31 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तेज हवाओं और यालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। Took aerial road. Oh, that's gone a long way. Frustrated. पाकिस्तान अफगानिस्तान T20 सीरीज, 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अफगानिस्तान के नाम। शारजा में तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान की 66 रन से कामयाबी। 183 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान 18.4 ओवर्स में 116 रन बनाकर आउट। शादाब खान और एहसानुल्लाह की 3-3 विकेटें। शादाब खान मैच और मोहम्मद नबी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई।
कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शादाब खान की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेटें मुकम्मल, एजाज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी, जबकि मजमूई तौर पर 7वें बॉलर बन गए। शादाब खान ने 27वें मैच में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल की। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, यूनान के स्टेफानोस सिसिपास प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। कनाडा के फेलिक्स ओया अलियासेम का तीसरे राउंड में ही सफर तमाम। रूस के कैरन खचानोव और फ्रांस के क्विंटन हॉलेज की अगले मरहले में रसाई। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक नई तारीखों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत की। हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पहले ही कहा था कि 4-3 का फैसला आया था, 2 जजेस के इख्तलाफी नोट ने इबहाम दूर कर दिया। मौजूदा बेंच से इस्तदा है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जो ओरिजिनल फ़ैसला था वो 4-3 की निस्बत से पिटीशंस जो थी वो मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन जो अभी बेंच बैठा है हमारी ये इस्तदा होगी कि इदारे की इज़्ज़त, तौक़ीर और तकरीम और उसकी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट जो है वो बैठे और इस मामले पे वो तशरीह करे इन सब मामलात की, बशमूल जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में, और मुफादे आमा और इलेक्शन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में नई तारीख के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे एजाज हुसैन से। एजाज, इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ऐसा है कि समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और उनका मौक़िफ़ है कि जो 1 मार्च का फैसला था वो 4-3 के अक्सरियत से था। उन्होंने हवाला दिया कल का जो ऑर्डर आया था, 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आया था उसका, और ये कहा था कि 2 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट दिया वो भी, और इससे पहले उन्होंने इत्तफाक किया था जस्टिस यही अफरीदी और जस्टिस अतर मिनिल्लाह से। इस तरह ये 4 जजेस हो जाते हैं, जबकि 3 जजेस ने जो है ये दूसरा फैसला सादर किया था जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर देंगे और इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। तो उस हवाले से उनका ये कहना है कि क्योंकि ये अब अक़लियती जजमेंट बन जाती है तो इस लिहाज से जो 4 रुकनी बेंच है उसका फैसला मुख्तलिफ है। उस लिहाज से देखा जाए तो अदालत के किसी हुक्म की अदूली नहीं हुई और ना ही इलेक्शन कमीशन जो है उसने कोई इस हवाले से जो है वो उसके अमल दरामद में कोई कमी छोड़ी है। उनका ये कहना था कि ऐसे सूरत हाल में सदर की तरफ से तारीख देना और इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ इक़दामात करना उस फैसले के बाद अब उनकी कोई वक़्त नहीं रहती, क्योंकि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अगर इस मामले पर कोई अटॉर्नी जनरल को एतराज़ है तो उसके लिए मुनासिब तरीका इख्तियार किया जाए, यानी कि कोई दरख्वास्त दायर की जाए। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि एक संजीदा मामला है, इसको सरफ नज़र ना किया जाए। आइन की जो कमांड है वो 90 रोज़ की है और 90 रोज़ में इंतखाबात का इनाकाद होना है, लेकिन अगर इनाकाद नहीं भी हो पाता तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये इस्तेहकाक हासिल है कि उसकी तारीख में इलेक्शन कमीशन को जो है वो इजाज़त दी जाती है कि वो उसमें तौसीह कर ले। इस हवाले से फिर अटॉर्नी जनरल ने एक और इस्तदा की है कि अगर ये मामले की समाअत करना नागुज़ीर हो गया है तो इसका बेहतर हल है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इसकी मामले की समाअत करे। तो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इस हवाले से उनका नोट जो है उनकी ये दलील जो है अदालत ने नोट कर लिया और इस हवाले से अदालत ज़रूर बताएगी। साथ ही साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बताया है, उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि ये तो हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन उस सूरत हाल में जैसे कि माजी में भी उन्होंने 2008 और 1988 का हवाला दिया कि जब इलेक्शन 90 रोज में नहीं हो पाए थे, तो ऐसी सूरत हाल में ये इख्तियार किसको हासिल है कि उसने उस तारीख में तौसीह करनी है। तो इस हवाले से भी अब जो है वो दलाल दिए जाएंगे। इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं वो दलाल दे रहे हैं और उनका दलाल में यही कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख में तौसीह की गई है इसमें आइन में ऐसी सूरत हाल की कोई गुंजाइश नहीं। जी बहुत शुक्रिया एजाज, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ दर्ज 29 मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। हाई कोर्ट और दूसरी अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात में आज क्या हुआ, जानते हैं इमरान मनसब खान से। इमरान, हमें इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी इमरान, हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इमरान खान के खिलाफ दर्ज 29 मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं, मजीद क्या अपडेट्स हैं? नाज़रीन, आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज 29 मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं और हाई कोर्ट और दूसरी अदालतों में भी कुछ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जबकि इन मुकदमात की तादाद 29 है। नाज़रीन, आपको इस हवाले से ये बताते चले कि इन मुकदमात में जो हंगामा आराई की गई डी चौक में, इसके साथ साथ ज़मान पार्क के बाहर जो हंगामा आराई की गई उसको कले की सूरत में बना दिया गया, और उसके बाद न सिर्फ ये कि पुलिस पर हमले किए गए गुलेलों से, उनके अंदर पत्थर भी शामिल थे और उसके साथ साथ मार्बल के जो पत्थर हुआ करते हैं वो भी शामिल थे, और इसके साथ साथ जो पेट्रोल बम थे वो भी फेंके गए, और इसके बाद जो रैलियां निकाली गई उनके अंदर जो इमलाक को नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अपनी पेशी के लिए आए उस मौके पर जो इस्लामाबाद में जो निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा वो भी सारे मुकदमात इसके अंदर शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इमरान, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ये दायर की गई थी कि उनके ख़िलाफ़ जितने भी जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनकी तफसीलात वो उनको दी जाएँ। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये हुक्म जारी किया था कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल कल तक जो ये मुकदमात की तफसीलात हैं ये अदालत में जमा कराएँ। तो आज वो तफसीलात अदालत में जमा करा दी गई हैं। मेरे साथ इस वक्त बिलाल शेख जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे ये जानते हैं कि वो मुकदमात की तफसीलात हैं क्या। जी बिलाल, आपने कवर किया केस, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। जी इमरान, जिस तरह हमने PTV न्यूज़ पे कल रात भी एक रिपोर्ट मैंने बनाई थी, उसमें भी हमने ये तफसीलात पेश की थी, और आज वही तफसीलात जो हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से यहाँ पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने पेश की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की कोर्ट में। उसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में 28 मुकदमात जो हैं, इस्लामाबाद के 14 थानों में ये मुकदमात हैं वो दर्ज हैं, जिसमें से एक खारिज हो चुका है, 7 जो हैं वो तफ्तीश के मराहिल में से गुजर रहे हैं, और 20 ऐसे केसेस हैं जो अभी ट्रायल कोर्ट में हैं। तो टोटल 28 हैं। उसके अलावा एक 29वां केस जो है वो FIA में जो बैंकिंग की जो कोर्ट है उसमें ज़ेर समाअत है। तो टोटल इस FIA के एक केस को मिला के इमरान खान के ख़िलाफ़ 29 केसेस हैं। तो इससे एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब के जो दावे रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ 100 से ज़्यादा सेंचुरी उनका कहना था कि मुकम्मल हो गई है उनके खिलाफ केसेस की, तो वो एक गलत साबित हुआ है दावा, और ये क्लियर हो चुकी है बात। जिस तरह कुछ रात हमने PTV न्यूज़ पे ये खबर चलाई थी कि सिर्फ 28 केसेस हैं इस्लामाबाद में उनके खिलाफ ज़ेर समाअत, जो कि इस्लामाबाद के 14 थानों में हैं, जिसमें से जो हैं वो 4 सेक्रेटेरिएट में हैं, 3 कोसार में, 2 सहाला में, और दीगर 5 एक केसेस जो हैं दीगर 5 थानों में हैं। तो इस तरीके से 28 केसेस जो हैं वो उनके इमरान खान के खिलाफ जो हैं इस टाइम दर्ज हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि बिलाल शेख साहब के मुताबिक, जैसे आज अदालत में भी बताया गया कि टोटल 28 मुकदमात हैं, और ये कहा जा रहा था कि तकरीबन सेंचुरी होने वाली है मुकदमात की। और आपको मैं अगर ये भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस था उसके अंदर भी हमने देखा कि 8 साल तक जो है उसकी कार्रवाई कोई नहीं होने दिया गया, उसको चलने नहीं दिया गया उस केस को। इसके अलावा आज इस्लामाबाद में एक जो मकामी अदालत थी उसके अंदर जो आज़म सवाती के हवाले से जो मुतनाज़ा ट्वीट्स का मामला था उसके ऊपर एक समाअत हुई, जिसमें कि प्रोसिक्यूटर ने उनकी गिरफ्तारी की इस्तदा की, जिस पर उनके जो आज़म सवाती के वकील हैं उन्होंने उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल तक तो आज़म सवाती यहीं पर मौजूद थे, लेकिन आज चूँकि उनके फैमिली में एक फौती हो गई है जिसकी वजह से उनको अपने मकामी इलाके में जाना पड़ गया है,
تو عدالت نے اس مقدمے کی سماعت 28 اپریل تک ملتوی کر دی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی کیس تھا عدالت میں چیف جسٹس عامر فاروق کی کورٹ میں، جس میں کہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں اس میں الیکشن کے حوالے سے حکم امتناع میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی گئی ہے. اور اس میں جو راجہ خرم نواز، علی نواز ایوان اور اسد عمر کی یہ درخواستوں میں استدعا کی گئی تھی کہ جو ان کے حوالے سے جو استعفے کا معاملہ ہے قومی اسمبلی میں وہ ابھی پینڈنگ ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ ابھی اس کے اوپر مزید پیش رفت نہ کی جائے. جی عمران منصب ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت میں تحریک انصاف نے ایک بار پھر کمیشن سے وقت مانگ لیا. تحریک انصاف کی جانب سے صرف فواد چودھری کمیشن میں پیش ہوئے. الیکشن کمیشن میں ممنوع فنڈنگ ضبطگی کیس کی بھی سماعت ہوئی. اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں الیکشن کمیشن میں موجود اپنی نمائندہ صدف افضل سے. صدف، اس حوالے سے ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی، توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ مہلت مانگ لی ہے، ایک بار پھر وقت مانگ لیا ہے. الیکشن کمیشن میں عمران خان کو پیش ہونے کے حوالے سے تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. انہوں نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان کو کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس لیے وہ آج عدالت میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو پائے. الیکشن کمیشن نے عمران خان کو آخری مہلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت 18 اپریل تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ فواد چودھری جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں آج پیش ہوئے. توہین الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو آج طلب کر رکھا تھا، اور عمران خان جو اپنی تقاریر میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے رہے ہیں اس حوالے سے توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج عمران خان کو یہاں پہ طلب کیا گیا تھا. اسد عمر کے حوالے سے تحریک انصاف کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ اسد عمر کا کیس سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے اس کا انتظار ہے کہ وہاں پہ سماعت کے دوران کیا فیصلہ آتا ہے. پی ٹی آئی کی جو ممنوع فنڈنگ ضبطگی کیس کا معاملہ ہے اس میں بھی تحریک انصاف کے وکیل نے یہ مہلت مانگی ہے، یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کیونکہ شو کاز نوٹس میں ہمیں دفاع کا موقع نہ ملنے کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ ان کے خلاف دیا تھا اس کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. اور یہاں پہ بھی الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر مہلت مانگی ہے. بہت شکریہ صدف افضل، تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی. ناظرین، آپ کو یہاں پر بتائیں کہ لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ہنگامہ آرائی، پولیس پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اسد عمر اور فاروق حبیب کے پیش نہ ہونے پر ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. عدالت نے اس مقدمے میں یاسمین راشد، اسلم اقبال، زبیر نیازی کی عبوری ضمانت میں 7 اپریل تک توسیع کر دی. کیس کی سماعت دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل نے کی ہے. تحریک انصاف کے رہنما کے خلاف تھانہ شادمان میں ہنگامہ آرائی اور کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں مقدمہ درج ہے. لاہور ہائی کورٹ نے لاہور ماسٹر پلان 2050 پر عمل درآمد روکنے کے حکم میں 6 اپریل تک توسیع کر دی ہے. جسٹس شاہد کریم نے مختلف شہریوں کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے ایل ڈی اے کو ہدایت کی کہ ماسٹر پلان کو مفید بنانے کے لیے بین الاقوامی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں. انہوں نے کہا کہ لاہور کے گرد و نواح میں غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کی بھرمار ہے، لیکن ایل ڈی اے نے ایسی سوسائٹیوں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی. ناظرین، منصور عثمان آوان کو اٹارنی جنرل آف پاکستان تعینات کیا گیا ہے. صدر مملکت نے ان کی تعیناتی کی منظوری دے دی. صدر مملکت نے آرٹیکل 100 کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اس تقرری کی منظوری دی. منصور عثمان آوان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے تفصیلی اختلافی نوٹ میں کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات سے متعلق از خود نوٹس 7 میں سے 4 ججز نے مسترد کیا، اس لیے عدالتی فیصلہ 4 سے ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات پر لیے گئے از خود نوٹس سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ 27 صفحات پر مشتمل تفصیلی اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ یکتا حیثیت میں چیف جسٹس کے اختیارات پر نظر ثانی کرتے ہوئے ان کی ثوابدید کو قواعد کے مطابق بنانا ہوگا اور از خود نوٹس کے اختیار کے لیے پالیسی وضع کرنی ہوگی. اختلافی نوٹ میں مزید کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس از خود نوٹس لینے اور خصوصی بینچز کی تشکیل کے وسیع اختیارات ہیں، جس وجہ سے عدالت پر تنقید کے ساتھ اس کی تقریم میں بھی کمی ہوتی ہے. اختلافی نوٹ کے مطابق عدالت کا دائرہ اختیار ججز کی خواہش یا آسانی نہیں آئین طے کرتا ہے. ججز کو ان کی منشا کے خلاف بینچز سے خارج نہیں کیا جا سکتا. عدالت سیاسی ادارہ بنے تو عوام میں اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے پارلیمنٹ کے اختیارات محدود نہ ہوں.
इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया कि जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के 23 फरवरी के फैसले से इत्तफाक करते हुए आज खुद नोटिस की कार्रवाई ख़त्म की जाती है और हाई कोर्ट को ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त का 3 रोज़ में फैसला करने की हिदायत की जाती है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें अहम फैसले हुए। इजलास में फैसला किया गया कि पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना इंतकामी फैसले और गवाहियां अवाम के सामने लाई जाएंगी। ये भी तय पाया गया कि इमरान खान और इसके सहूलतकारों के बारे में तमाम हकायक अवाम के सामने लाते हुए उनकी करप्शन और लूट मार को किसी लगी लिपटी के बगैर बेनकाब किया जाएगा। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान माजी बन चुका है और हमें अब मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने करप्शन मुकदमात से अवाम की तवज्जो हटाना चाहता है। टेरियान वाइट और फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना मुकदमात में नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के मुकदमे में आइन और कानून की पामाली को भी बेनकाब किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि अगर इंसाफ है तो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की जितनी शहादतें आ रही हैं अभी तक तराजू के पलड़े बराबर हो जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई के 4 साल में मईशत को तबाह किया गया, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा हुआ जो हवा हो गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 10 नुकाती एजेंडा नहीं दिया बल्कि 10 झूठ बोले हैं। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क में फितना और इंतशार इमरान नियाजी का एजेंडा है। जिसने भी इस शख्स की सहूलतकारी की, बदनामी और रुसवाई उसका मुकद्दर बनी। इस शैतानी खेल में साथ देने वाला इसका हिस्सा तस्वुर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान से इख्तिदार किया गया तो उसे मुज़ाकरात याद आ गए। वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क में जो है सिर्फ सियासी कुव्वतों ने हुक्मरानी नहीं की, जिन्होंने हुक्मरानी किया उसमें अदलिया के फैसले भी शामिल हैं, उसमें मिलिट्री इंटरवेंशन भी शामिल हैं, उसमें ये सारी बातें शामिल हैं। जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त हुक्मरानी के अंदर रहे हुए पिछले 75 साल में, वो सारे बैठ के जो है ये एजेंडा निपटाएं। इस तरह नहीं है कि एक का फरीक जो है आज इमरान खान के पास हुकूमत नहीं रही तो मुज़ाकरात शुरू हो गए। जब इमरान खान हुकूमत में था उस वक्त क्यों नहीं मुज़ाकरात कर? उस वक्त शहबाज शरीफ ने फ्लोर के ऊपर ऑफर की थी मुज़ाकरात, उस वक्त आज इक़्तिदार छिन गया तो मुज़ाकरात याद आ गए उसको। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की वाफिर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाया गया है। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक 19 बुनियादी अशिया पर खुसूसी सब्सिडी दी जा रही है जो ईद उल फितर तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मुफ्त आटे की सप्लाई भी जोरों शोर से जारी है और सप्लाई के औकात में भी इजाफा कर दिया गया है। आज से नए आने वाले सारिफीन को 10 किलो के 3 थैले फराहम किए जा रहे हैं। जिन सारिफीन को पहले एक 10 किलो का थैला मिला है वो 29 मार्च से 2 मजीद 10 किलो आटे के थैले फौरी हासिल कर सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड ना होने वाले सारिफीन को मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन मराकज से फी खानदान एक 10 किलो का आटे का थैला मुफ्त दिया जाएगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत सिर्फ चीनी, आटा और घी पर शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा, जबकि दीगर अशिया की खरीदारी के लिए कोई शराइत लागू नहीं है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुफ्त आटे की फराहमी और यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज पर मुआवन खुसूसी सरदार शाहजहां यूसुफ की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़िले इंतज़ामिया ने ब्रीफिंग दी। सरदार शाहजहां यूसुफ ने कहा कि ज़िले में मुफ्त आटे की फराहमी के लिए कायम 51 पॉइंट्स में मज़ीद इजाफा किया जाए ताकि दूर दराज बालाई इलाकों में रहने वाले गरीब अफराद को उनके घरों के करीब बावकार अंदाज में मुफ्त आटे की फराहमी मुमकिन हो सके। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर की तरह लाहौर में भी गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त आटे की फराहमी जारी है, जबकि लाहौर शहर में अब तक 16,62,000 से ज़ायद आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। हमारे नुमाइंदे मुआज़िमुद्दीन इस वक्त लाहौर में मुफ्त आटे के ट्रक पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी मुआज़िम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से रमज़ान पैकेज का जो ऐलान किया गया है उसके तहत मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जो है वो जारी है। पंजाब भर में अब तक 80 लाख से ज़ायद जो आटे के थैले हैं वो तकसीम किए जा चुके हैं। अगर मैं लाहौर शहर की बात करूँ तो लाहौर शहर में सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ ही 1,70,000 ज़ायद जो आटे के थैले हैं वो आवाम में तकसीम किए गए। उसके अलावा लाहौर में अब तक 16,62,000 से ज़ायद आटे के जो थैले हैं वो आवाम में तकसीम किए जा चुके हैं। मेरे पीछे देख सके तो ये ट्रकिंग पॉइंट है, यहाँ पर आवाम बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है जो कि सुबह से ही यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर उनको आटा दिया जा रहा है। आवाम
जो अपनी अहलियत है वो 8070 पर मैसेज करके जान सकती है। उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड स्कैन करवाते हैं, जिसके बाद उनको टोकन दिया जाता है, वो आटा ले सकते हैं। कल 29 मार्च से पंजाब हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि एक शख्स को 2 आटे के थैले एक वक्त में दिए जाएंगे, ताकि उसका बार बार यहाँ पर ना आना पड़े, उसका वक्त भी बचे और एक शख्स जो है वो एक वक्त में 2 आटे के थैले ले जा सके। 64 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो दी जा रही है हुकूमत की जानिब से आटे के लिए, और जिसके तहत 10 करोड़ अफराद जो हैं वो मुस्तफीद होंगे। 1 करोड़ से ज़ायद घरानों को ये कहते हैं मुफ्त आटे के जो थैले हैं वो दिए जाएंगे। और पंजाब भर के तमाम शहरों में जो है वो आटे के जो 20,000 से ज़ायद ट्रकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर आटा जो है मुहैया किया जा रहा है। लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो लाहौर शहर में 40 के करीब ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहाँ पर आवाम जो है वो आकर मुफ्त आटा जो है वो हासिल कर सकती है। उसके अलावा जो 25 रमज़ान तक की जो आटे के थैले हैं ये आवाम को दिए जाएंगे। बड़ी तादाद में आवाम पीछे मौजूद है, शुक्रिया अदा कर रही है हुकूमत का। जिससे हमारी बात हुई, कहना है कि वज़ीर आज़म ने इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह आवाम को ये सहूलत दी है, इससे साबित होता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आवाम के मसाइल को हल करने के लिए गौर कर रही है। वो चाहती है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। आवाम बहुत खुश होगा, ये कहना है कि हुकूमत ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो रिलीफ फराहम किया जा रहा है और हर शख्स को मुफ्त आटा दिया जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं होता। ये तारीख साज़ प्रोग्राम है मौजूदा हुकूमत का। यही कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने पंजाब गवर्नमेंट से मिलकर जिस तरह पंजाब में मुफ्त आटा तकसीम किया है, ऐसा ना पहले देखा था, ना पहले और ना कभी सुना था। तो जब ये आटा स्कीम जो है रमज़ान पैकेज के तहत इसका कामयाबी से इस पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मुख्तलिफ कहते हैं पॉइंट्स का दौरा भी करते रहे हैं, वहाँ पर इंतजाम का जायज़ा लेते हैं। हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, औरतों और मर्दों के लिए बैठने के लिए जगह बनाई गई है, बुजुर्गों के लिए अलग जगह बनाई गई है, काउंटर्स बनाए गए हैं। तो पंजाब भर में और लाहौर शहर में भी मुफ्त आटे की तकसीम जो है वो जारी है और कामयाबी से जारी है। और मेरे पीछे अगर देख सके तो बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और आटा हासिल कर रहे हैं। जी मुआज़िम, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान महंगाई के असरात को कम करने के लिए हुकूमत ने आवाम को बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे की कीमतों में नुमाया कमी की गई है। तफसील बता रहे हैं असद अली रिजवी। रमज़ानुल मुबारक में गरीब तबके को महंगाई में रिलीफ देने के लिए शाहकोट में भी पंजाब हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान जिला ननकाना की तहसील शाहकोट के मुस्तहक गरीब और नादार 15,000 से जायद रजिस्टर्ड अफराद को मुफ्त आटे के थैले दिए जाएंगे। महंगाई के दौर पे जो हुकूमत आटा दे रही है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम है ये। तहसील शाहकोट में पंजाब हुकूमत की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 5,000 आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं, जबकि मुंतखिब दुकानों और पॉइंट्स के साथ साथ शाहकोट गेस्ट हाउस में मेन पॉइंट्स भी बना दिया गया है, जहां से गरीब अफराद को मुफ्त आटे की फराहमी मौसर तरीके से जारी है। बहुत शुक्रिया आवाम नू आटा दे रही है गवर्नमेंट, साडे बच्चों की रोजी चलेगी। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया है, सानू गरीबां नू आवाम नू रोटी दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से 25 रमजान तक मुंतखिब किराना स्टोर्स और ट्रकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटा दस्तयाब होगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां और दीगर जरूरी हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घराने मुफ्त आटा हासिल करने के अहल हैं, जबकि गैर रजिस्टर्ड अफराद 8070 पर मैसेज भेजकर रजिस्टर करके मुफ्त आटा की इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। असद अली रिजवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, शाहकोट। असद अली रिजवी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकपतन और इसकी दोनों तहसीलों के शहरी भी यूटिलिटी स्टोर से वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत अशिया ज़रूरिया आम मार्केट से सस्ते दामों खरीद रहे हैं। तफसील बता रहे हैं अब्बास अली आरफी। माह रमज़ानुल मुबारक में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए, चीनी 91 रुपए और घी 490 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की 19 बुनियादी अशिया की खरीदारी पर भी बड़ा रिलीफ दिया गया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में, चीनी 70 रुपए और घी 300 रुपए फी किलो में खरीद रहे हैं। शहरियों ने वजीर आजम रिलीफ पैकेज को बेहद सराहा है। 10 रुपए चीनी बारों मिल रही है और 91 रुपए मिल रही है यूटिलिटी स्टोर तो हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। ये असी वजीर आजम के बड़े शुक्रगुजार हैं जी। सब चीज़ें जो हैं वो आम मार्केट से कम रेट में मिल रही हैं, घी में भी काफ़ी सब्सिडी है। रमजान जो यूटिलिटी स्टोर से माल सस्ता मिलता, ये चंगा कीता गवर्नमेंट ने। यूटिलिटी स्टोर से सार्फिन एक वक्त में 20 किलो आटा, 3 किलो घी और 3 किलो चीनी खरीद सकते हैं। वजीर आजम रिलीफ पैकेज ईद तक जारी रहेगा। हुकूमत की तरफ से मिलने वाले रमजान रिलीफ पैकेज से
غریب عوام کی معاشی مشکلات میں کمی واقع ہوگی۔ عباس علی عارفی، PTV نیوز، ڈسٹرکٹ پاک پتن۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے حوالدار اظہر اقبال شہید اور نائک محمد اسد شہید کے لواحقین کو ٹیلی فون کیا اور وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حوالدار اظہر اقبال اور نائک محمد اسد 20 مارچ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ صدر مملکت نے حوالدار اظہر اقبال شہید کے والد اور نائک محمد اسد شہید کے بھائی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور ان کے خاندانوں کو اپنے پیاروں کی قربانی دینے پر سلام پیش کیا۔ ناظرین، دفاع وطن کی خاطر قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف آپریشنز میں پاکستان کے دشمنوں کو چن چن کر واصل جہنم کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل لائق بیگ مرزا نے 14 جولائی 2022 کو بلوچستان کے علاقے ورچوم زیارت کے مقام پر جام شہادت نوش کیا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ دشمن پر حملے کو ہر دم لیفٹیننٹ کرنل لائق بیگ مرزا کا تعلق پاک فوج کی یونٹ 12 آزاد کشمیر ریجمنٹ سے تھا۔ قوم کے بہادر سپوت نے مختلف یہ بھی یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو یہی تربیت دیں۔ اس نے مجھے وہاں پہ بتایا ایک واقعہ کہ بھئی میں صبح اٹھا تو حوالدار تھا میرے ساتھ، کہنے لگے میرے کان کے پاس سے گولی آئی ہے کہ ایسے نا آواز آئی، مجھے شین کر کے پیچھے حوالدار تھا، اس کو لگی وہ شہید ہو گیا۔ تو مجھے کہنے لگا جب اللہ ساتھ ہے اور جب ہم ایک سیدھے راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ جان تو ویسے ہی جانی ہے۔ We share great memories with him and he will always continue to stay with us. ملک دشمنوں کو ناکوں چنے چبوانے والے لیفٹیننٹ کرنل لائق بیگ مرزا نے 14 جولائی 2022 کو بلوچستان میں جام شہادت نوش فرمایا۔ کیمرہ مین کاشف نواز کے ساتھ عمران ارشد، نیو نیوز، ملتان۔ ناظرین، رپورٹ آپ ملاحظہ کر رہے تھے لیفٹیننٹ کرنل لائق بیگ مرزا کی شہادت کے حوالے سے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے کل سے 30 مارچ تک جاری رہنے والی دوسری سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت کی دعوت پر امریکہ اور دیگر میزبان ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے اپنے بیان میں کہا کہ متحرک جمہوری ملک ہونے کے ناطے پاکستان کی عوام جمہوری اقدار کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی عوام رواں سال 1973 کے آئین کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ صدر بائیڈن کے دور حکومت میں پاک امریکہ تعلقات مزید وسیع ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان امریکہ اور دیگر میزبان ممالک کے ساتھ رابطے میں رہ کر جمہوری اقدار اور استحکام سمیت انسانی حقوق کی ترویج اور بدعنوانی کے خلاف جنگ کے لیے کام کرتا رہے گا۔
पाकिस्तान की जानिब से डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की एक और मकरू कार्रवाई की शदीद मजम्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयाँ किसी भी तरह आज़ादी इजहार राय नहीं, इश्ताल अंगेज़ इक़दामात मुसलमानों के खिलाफ नस्ल परस्ती और नफरत को ज़ाहिर करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे मुसलमानों के खिलाफ तासुब की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से कुछ बात करेंगे। आपको बताएंगे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि मकबूजा कश्मीर में रमज़ान मुबारक के दौरान भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी मुसलसल जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारतीय फोर्सेस ने सहर व इफ्तार के औकात में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ कर दी हैं। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि वो मजलूम कश्मीरियों के दुख दर्द को महसूस करें और उन्हें भारतीय जारहियत से बचाने के लिए किरदार अदा करें। हुर्रियत रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद खान सुपोरी, यास्मीन राजा, जमुद्दा हबीब, डॉक्टर मसहब, जावेद अहमद मीर और एडवोकेट GN शाहीन ने श्रीनगर में अपने बयानात में इंसानी हुकूक के मुमताज़ कारकुन और मारूफ कानूनदान जलील इंदराबी की 27वें यौम शहादत पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर कॉज के लिए जलील इंदराबी की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जलील इंदराबी को मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के दस्तावेजी शवाहिद मुरतब करने पर कत्ल किया गया। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फोरम फ्रांस के सदर मिर्जा आसिफ जराल ने जनेवा में इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए शुरका को बताया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल इंतहाई संगीन है और सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अरकान को भी बिलाजवाज़ जेलों में कैद किया जाता है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की दीगर बैनुल अक़वामी अभी तक कानून हरकत में नहीं आया और अदालत के एहतराम न करने की बुनियाद पे जो उन्होंने एक रवायत कायम की है उसकी अभी तक जो है वो पकड़ नहीं हुई, बल्कि अभी तक जो है वो उन्हें जो है वो एक बड़े ही वसी पैमाने पे जो है वो बेलों का जो है वो एक जुमा बाज़ार उनके लिए लगा हुआ है और रोज़ ही जो है वो उनको कभी 12, कभी 10, कभी 8 जो है वो बेलें जो है वो मिल रही हैं। लेकिन ये वक्त ज़रूर आएगा और आना चाहिए कि अदालत का एहतराम न करने और आइन और कानून का मजाक उड़ाने और अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसा अमल करने और ऐसी जो है वो ज़ुबान बोलने कि जो कि किसी तौर पे भी जो है वो ना बाइस से रिस्पेक्ट हो और ना वो कानून के दायरे में हो, उसके ऊपर इमरान खान नियाजी का जो है वो एहतसाब होना चाहिए और वो इंशाल्लाह ताला होगा। इलेक्शन की तारीख में तो सीख ही है, इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी चल रहा है। 8 अक्टूबर की डेट दी गई है इलेक्शन की और जवाब ये बनाया गया कि सिक्योरिटी खदशात है मुल्क में और सरमाया भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, खर्चा नहीं है जो अखराजात उठाने हैं। तो क्या 8 अक्टूबर को हुकूमत ये शोर करेगी कि तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी, इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे, सिक्योरिटी मामला भी ठीक हो जाएगा? ये तमाम चीज़ें जो है ये इकॉनमी की जो बुरी हालत है जो कि इसी इमरान खान नियाजी की हुई है, भट्टा जो मुल्क का बैठा है। आप देखें कि 31 जुलाई 2018 को मुल्क कहाँ था और जब इसने छोड़ा है तो उस वक्त जो है वो कहाँ था, और जो इसका मुआहदा IMF के साथ है उसे पूरा करते 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 हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो हालात भी ठीक होंगे, पैसे भी होंगे। जो इन्होंने तालिबान को, दहशत गर्दों को आने की छुट्टी दी, उस वजह से जो हालात ख़राब हुए वो भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ एक बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का आइन ये करार देता है कि मुल्क में इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए, तमाम असम्बलीज़ के एक ही वक्त में होने चाहिए और अंडर केयर टेकर सेटअप होने चाहिए। 8 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला चारों सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होंगे और केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे। अगर इसके बगैर ये 2 असम्बलियों के अब और 3 के बाद में होते हैं, उन इलेक्शन के रिजल्ट्स को कोई तस्लीम नहीं करेगा। वो इलेक्शन इस मुल्क में अफरा तफरी लेके आएंगे, वो इस मुल्क में अनारकी लेके आएंगे। यही इस फितने का एजेंडा है। इस फितने के अड्डे को
पूरा करने के लिए ये इलेक्शन जो है इस तरह से नहीं होने चाहिए। इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को इकट्ठे होने चाहिए। अच्छा, राणा साहब, सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तकसीम फिर पाई गई है, जजेस में वाज़ेह तकसीम पाई गई है। आप भी इमरान खान साहब को धमकियां दे रहे हैं कत्ल की, क्या जस्टिस सजाद अली शाह का वाक़या? मैंने कोई धमकी नहीं दी कत्ल की। हाँ, वो आपने कहा या उनका वजूद रहेगा या हमारा? ओ भाई, जब एक सियासतदान बात करता है तो वो सियासी बात करता है। मैंने जो बात की है वो मैंने सियासी वजूद की बात की है। मैंने वो बात जो की वो मैंने सियासी की है। वो सियासी बात करता है। कि मैं आज अदालत एक वक्त में होने चाहिए पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए। हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे, बहुत जल्द हालात बेहतर होंगे और मईशत अपने पाँव पर भी खड़ी होगी और फिर उसके बाद केयर गवर्नमेंट आएगी और तभी पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे। और इससे पहले इंतखाबात का होना और मुख्तलिफ असम्बलियों में मुख्तलिफ वक्त में इंतखाबात के होने से इंतशार फैलेगा और यही इमरान खान का एजेंडा है। फितना खान मुल्क में एनआरकी फैलाना चाहता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चालबाज मोदी सरकार का रिटायर्ड भारतीय फौजियों से भी धोखा। मोदी ने इलेक्शन से कबल वोट बटोरने की खातिर एक रैंक एक पेंशन का वादा किया, लेकिन बाद में आंखें फेर ली। 2008 से रिटायर्ड भारतीय फौजी एक रैंक एक पेंशन के लिए एहतजाज कर रहे थे। 2013 में हरियाणा में इंतखाबी रैली और 2014 में सियाचिन में फौजियों से खिताब करते हुए मोदी ने एक रैंक एक पेंशन की मंजूरी का वादा किया। मोदी के वादे पर कई रिटायर्ड जनरलों और हज़ारों रिटायर्ड फौजियों ने बीजेपी को वोट डाला। इंतखाबात जीतने के बाद एहसान फरामोश मोदी सरकार टाल मटोल से काम लेने लगी। मुतालबात की नामंजूरी पर जून 2015 में रिटायर्ड फौजियों ने भारत भर में मुजाहिरे किए। इस दौरान दिल्ली में पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर बहीमाना तशद्दुद किया गया, जिस पर 10 साबका आर्मी चीफ्स ने मोदी को खत पे मजम्मत की और तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मोदी सरकार ने तरमीम याफ्ता बिल मंजूर कर लिया। रिटायर्ड फौजियों ने बिल को मुस्तरद करते हुए इसे एक रैंक 5 के मुतरादिफ पेंशन करार दिया था। मोदी सरकार के मुताबिक बिल की मंजूरी से 40% दिफाई बजट सिर्फ पेंशन की नज़र हो जाएगा। भारतीय हुकूमत 24 घंटे में गिरफ्तार सिखों को रिहा करे और उनके खिलाफ कायम मुकदमात खत्म किए जाए। अकाल तख्त के जत्थेदार ने भारतीय हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। सिखों ने आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया है कि वो भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। तफसील जानिए अब्दुल्ला शाद की इस रिपोर्ट में। अकाल तख्त का भारतीय हुकूमत को अल्टीमेटम। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने वाशगाफ अल्फाज में हुकूमत को खबरदार किया है कि गिरफ्तार सिख रहनुमाओं को रिहा करके दर्ज मुकदमात खत्म किए जाएं। बसूरत देगर हालात की संगीनी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर होगी। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने ऐसा ना किया तो हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में सिखों के मजहबी इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे और अकलियतों के हवाले से भारत के मकरूर चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। भारत में आजादी इजहार राय पर आयद कदगनों से गैर मुल्की सहाफती अदारे भी महफूज नहीं। आलमी सहाफती अदारे ने अमृतपाल सिंह के हवाले से भारतीय अज़ाइम को आश्कार कर दिया। CBC न्यूज ब्रिटिश कोलंबिया के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पंजाब में घरों पर छापे मारकर औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर रही हैं। अदारे ने अमृतपाल सिंह पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले CBC न्यूज ब्रिटिश कोलंबिया के सहाफी गुरकिरात सिंह के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से भी खदशा जाहिर किया है। दूसरी तरफ जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल के 52वें इजलास के मौके पर यूरोप में बसने वाली सिख बरादरी ने कौंसिल हेडक्वार्टर्स में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते मुकर्रीन ने कहा कि भारत में मजहबी अकलियतों पर ढाए जाने वाले मजालम में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी सिखों के मावराए आइन कत्ल, जबरी गुमशुदगियों और सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से भारत पर दबाव डाले। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बाइडेन इंतजामिया ने साबिक सिफारत खार ज़ल्मे खलीलजाद के पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में दिए गए बयानात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुतालिक साबिक अमरीकी सिफारत का ज़ल्मे खलीलजाद के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर अमरीकी महकमा खारजा ने वजाहत जारी की है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में वाज़ेह किया कि ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात अमरीकी खारजा पॉलिसी या बाइडन इंतजामिया की नुमाइंदगी नहीं करते। वो एक आम शहरी हैं और उन्होंने बयानात ज़ाती हैसियत में दिए हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी सरगर्मी, तबसरे और ट्वीट्स उनका निजी मामला है।
ایک افسوسناک خبر یہاں پر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا جس میں 20 افراد جاں بحق جبکہ 29 شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. سعودی ریسکیو ذرائع کے مطابق بس حادثہ اسیر ریجن میں عقبہ کے مقام پر پیش آیا. بس میں مختلف ملکوں کے اقامہ ہولڈرز شہری سوار تھے. حادثے میں بس جل کر خاکستر ہو گئی. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب میں زائرین سے بھری بس کے حادثے پر دلی دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے. وزیراعظم نے بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے مغفرت، اہل خانہ سے ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی. اور اب جانیں گے آپ موسم کی صورتحال. السلام علیکم ناظرین، موسم کی کچھ اہم خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. ناظرین، موسم کی خبروں میں سب سے پہلے رخ کریں گے کوئٹہ کا اور آپ کو بتائیں کہ مغرب سے آنے والا ہوا کا شدید کم دباؤ آج شام تک صوبہ بلوچستان میں داخل ہوگا. محکمہ موسمیات کی شدید بارشوں اور یالہ باری کی پیشگوئی کے پیش نظر صوبائی حکومت نے محکمہ PDM بلوچستان اور سول انتظامیہ کو پیشگی انتظامات کی ہدایات جاری کر دی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا. تاہم خیبر پختونخوا، جنوب مغربی بلوچستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا. اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ بے نظیر آباد میں 36، سکرنڈ میں 36، حیدرآباد میں 36، مٹھی میں بھی 36 جبکہ ٹنڈو جام میں بھی 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. موسم کی خبروں سے اتنا ہی. موسم کی صورتحال آپ نے جانی. ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ضلع مٹیاری کی زرعی زمینوں کو ہونے والے نقصانات کے پیش نظر کاشتکاروں کو پہلے مرحلے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت حکومتی سبسڈی دی جا رہی ہے. اس سلسلے میں دیکھتے ہیں مٹیاری سے ہمارے نمائندے افتخار عادل کی یہ رپورٹ. بارشوں میں زرعی زمینوں کو ہونے والے نقصانات کے پیش نظر کاشتکاروں کو حکومت نے محکمہ زراعت کے تحت پہلے مرحلے میں فی ایکڑ 5,000 روپے سبسڈی دینے کے اعلان پر پہلا فیز شروع ہو گیا ہے، جس کے تحت سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح مٹیاری ضلع کے 3,000 سے زائد کاشتکاروں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سبسڈی کی رقم ملنا شروع ہو گئی ہے، جس پر کاشتکاروں نے حکومت کو خراج تحسین پیش کیا ہے. برساتوں میں جو ہمارے سیلاب زدہ تھے، جتنے بھی زمین ہماری ڈوب گئی ہے، جو سرکار نے ابھی جو 5,000 ایکڑ پہ ہمیں سبسڈی دی ہے، ہمیں یہ لے کر بہت خوشی ہوئی ہے. جبکہ دوسرے فیز میں 12.5 ایکڑ سے 25 ایکڑ رکھنے والے کاشتکاروں کو حکومت سندھ کی جانب سے فی ایکڑ 5,000 سبسڈی دی جائے گی.